हेलो फ्रेंड्स, मैं इंदर सिंह सोनिंगरा क्लासेस से आपके लिए लेके आया हूँ क्लास 8 की इतिहास का दूसरा पार्ट। तो शुरू करने से पहले आपसे एक निवेदन है कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियोस को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो हम शुरू करते हैं दूसरा अध्याय, व्यापार से साम्राज्य तक कंपनी की सत्ता स्थापित होती है, दूसरा पार्ट। इस पाठ का सारांश मैं आपको बता देता हूं कि 1600 ईस्वी में महारानी एलिजाबेथ प्रथम से ईस्ट इंडिया कंपनी जो इजाजतनामा होता है वो लेकर पूर्व दिशा की ओर भारत में व्यापार करने के लिए निकल जाती है और पश्चिम बंगाल में अपनी सबसे पहली फैक्ट्री स्थापित करती है और धीरे धीरे सबसे पहले पश्चिम बंगाल पर अपना आधिपत्य जमा लेती है। उसके पश्चात हैदर अली और टीपू सुल्तान के साथ मैसूर युद्ध होते हैं, 4 प्रमुख युद्ध, उन पर अधिकार जमा लेती है। उसके पश्चात मराठा युद्ध होते हैं, 3 मराठा युद्ध होते हैं, उसके द्वारा मराठाओं पर अपना कब्जा स्थापित कर लेती है कंपनी। उसके पश्चात सिखों के साथ संग्राम होता है, उस पर आधिपत्य जमा लेती है। उसके पश्चात अफगानिस्तान के साथ युद्ध करती है और अफगानिस्तान को अपने अंडर में ले लेती है। उसके पश्चात जो सिंध प्रांत है उसको अपने अंदर सम्मिलित कर लेती है और इस तरह से पूरे भारत पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लेती है ईस्ट इंडिया कंपनी और ब्रिटेन का खुद का साम्राज्य स्थापित हो जाता है। और इस पार्ट में से मैंने जो निचोड़ निकाला है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस निकाले हैं, वो आपके सामने इस प्रकार हैं। पहला प्रश्न, 1857 की क्रांति में बहादुर शाह जफर व उनके बेटों को किसने गिरफ्तार किया? कैप्टन हडसन ने। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वैसे मैंने सारे अंदर से सब क्वेश्चन निकाल लिए हैं और उसमें से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो होंगे वो आपको मैं मौखिक बता दिया करूँगा। ये पहला प्रश्न है, ये इंपॉर्टेंट है। अब देखेंगे हम दूसरा क्वेश्चन, किस सन में ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंग्लैंड की महारानी से चार्टर इजाजतनामा हासिल किया? इससे पूर्व दिशा में व्यापार करने का अधिकार मिला। तो ये 1600 ईस्वी में। तीसरा क्वेश्चन देखेंगे, 1600 ईस्वी में इंग्लैंड की महारानी कौन थी? महारानी एलिजाबेथ प्रथम। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आप अंडरलाइन कर लीजिए। चौथा क्वेश्चन देखेंगे, पहली बार समुद्री मार्ग से भारत का पता लगाने वाला यात्री कौन था? वह कब भारत पहुंचा? तो इसका आंसर है पुर्तगाली यात्री वास्को डी गामा 1498 ईस्वी में। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लिख ही लीजिए, अंडरलाइन कर लीजिए, जरूर आएगा ये। पांचवा क्वेश्चन देखिए, भारत में समुद्री मार्ग से पहुंचने व व्यापार करने वाले कौन कौन से विदेशी थे? क्रम से बताइए। तो सबसे पहले पुर्तगाली आए, फिर ब्रिटिश आए, फिर डच आए, फिर फ्रांसीसी आए। छठा क्वेश्चन है, यूरोपीय लोग समुद्री मार्ग से कहां से आते थे? उनका रास्ता कौन सा था? तो यूरोप से सेंट हेलेना द्वीप होते हुए, कैप ऑफ गुड होप होते हुए मुंबई व मद्रास जो भारत में है वहां आते थे। सातवां क्वेश्चन, किन भारतीय वस्तुओं को खरीदने हेतु यूरोपीय लोग व्यापार करने के लिए भारत आए? तो सूती वस्त्र है, ढाका की रेशम, काली मिर्च, लौंग, इलायची, दालचीनी इत्यादि वस्तुओं को का व्यापार करने के लिए भारत आते थे। आठवां प्रश्न, पहली इंग्लिश फैक्ट्री कब व कहाँ शुरू हुई? ये वापस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको अंडरलाइन कर लीजिए। 1651 ईस्वी में हुगली नदी के किनारे कलकत्ता और अब इसका वर्तमान नाम कोलकाता है। नवा प्रश्न देखिए, कंपनी के व्यापारियों को उस जमाने में क्या कहा जाता था? फैक्टर कहा जाता था। तो ये 8वां और 9वां दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप अंडरलाइन कर लीजिए। 10वां प्रश्न देखिए, दिल्ली इंग्लिश फैक्ट्री के समय बंगाल का नवाब कौन था? नवाब मुर्शिद कुली खान बंगाल का नवाब था। यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 11वां प्रश्न देखिए, मुर्शिद कुली खां के बाद क्रमशः बंगाल का नवाब कौन कौन बने? मुर्शिद कुली खां के बाद अलीवर्दी खां बना और अलीवर्दी खां के बाद में सिराजुद्दौला बना और सिराजुद्दौला के साथ में अंग्रेजों की युद्ध हुआ था, बक्सर की लड़ाई, उसमें अंग्रेज जीत गए थे, ठीक है ना। बक्सर नहीं, प्लासी का युद्ध। 12वां प्रश्न देखेंगे हम, प्लासी का युद्ध कब हुआ और किन के मध्य लड़ा गया? तो प्लासी का युद्ध 1739 ईस्वी में सिराजुद्दौला जो बंगाल का नवाब था व रॉबर्ट क्लाइव जो अंग्रेज कंपनी के साथ था, मुखिया था, उनके दोनों के मध्य ये दोनों
सेनापति थे और उनकी सेना उनके साथ थी। इन दोनों के मध्य पूरा युद्ध लड़ा गया, प्लासी का युद्ध, और अंग्रेज इसमें विजयी हुई है। प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला के हार का प्रमुख कारण क्या था? सेनापति मीर जाफर की टुकड़ी ने युद्ध में हिस्सा नहीं लिया, इसलिए प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला की हार हुई। 14वां प्रश्न देखें आप। सिराजुद्दौला, हाँ ये जो 13वां प्रश्न है ये इंपॉर्टेंट है, आप इसका अंडरलाइन कर लीजिए। सिराजुद्दौला के बाद में बंगाल का नवाब कौन बना? तो मीर जाफर है इसका उत्तर। 15वां प्रश्न देखिए, प्लासी का नाम किस तरह पड़ा? जो युद्ध स्थल था प्लासी, उसका नाम प्लासी क्यों पड़ा? तो वहां उस युद्ध स्थल पर प्लास के फूलों की अधिकता के कारण उस जगह का नाम, मतलब प्लास के फूल बहुत ज़्यादा पाए जाते थे उस जगह पर, इसीलिए उस स्थान का नाम प्लासी पड़ा। मीर जाफर के बाद बंगाल का नवाब कौन बना? तो मीर जाफर के बाद बंगाल का नवाब मीर कासिम बना। मीर कासिम को किस युद्ध में पराजित किया गया, वह कब? मीर कासिम को बक्सर के युद्ध में 1764 ईस्वी में पराजित किया गया। और मीर कासिम को, 18वां प्रश्न देखिए, मीर कासिम को बक्सर के युद्ध में पराजित करने के बाद बंगाल का नवाब किसे बनाया? तो मीर कासिम को हराने के बाद बंगाल का नवाब मीर जाफर को पुनः बनाया गया। सबसे पहले मीर जाफर था, उसके बाद मीर कासिम बना, फिर मीर कासिम को हराने के बाद वापस मीर जाफर को बनाया। तो 19वां प्रश्न देखेंगे, मीर जाफर की मृत्यु कब हुई? 1765 ईस्वी में। 20वां प्रश्न देखें, ये बक्सर का युद्ध वाला आया था ना, ये क्वेश्चन 17वां, ये भी इंपॉर्टेंट है। बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी में हुआ। हाँ, 20वां प्रश्न देखिए, आखिरकार 1765 ईस्वी में मुगल सम्राट ने किसे बंगाल प्रांत का दीवान नियुक्त किया? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब मीर जाफर की मृत्यु होगी 1765 ईस्वी में, अब अगला दीवान किसे नियुक्त किया? मुगल सम्राट ने। तो ईस्ट इंडिया कंपनी को ही उन्होंने दीवान नियुक्त कर दिया। यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 20वां प्रश्न। 21वां प्रश्न देखिए, रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव के ईस्ट इंडिया कंपनी का जो गवर्नर जनरल था रॉबर्ट क्लाइव, उसका बहुत महत्वपूर्ण रोल है ब्रिटिश इतिहास के अंदर, इसलिए इसके क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देखिए 21वां प्रश्न देखिए, रॉबर्ट क्लाइव इंग्लैंड से भारत मद्रास पहली बार कब आया था? 1743 ईस्वी में। रॉबर्ट क्लाइव 2 बार गवर्नर बनने के बाद हमेशा के लिए इंग्लैंड कब गया? 1767 ईस्वी में। 23वां प्रश्न देखिए, रॉबर्ट क्लाइव हमेशा के लिए इंग्लैंड वापस गया तब उसकी संपत्ति कितनी थी? 4,01,102 पाउंड के बराबर। 24वां प्रश्न देखिए, ब्रिटिश संसद में रॉबर्ट क्लाइव पर किस का आरोप लगा? भ्रष्टाचार का। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इस पर आप निशान लगा दीजिए। 25वां प्रश्न देखिए, रॉबर्ट क्लाइव ने आत्महत्या किस सन में की? 1774 ईस्वी में। 26वां प्रश्न देखिए, बक्सर की लड़ाई 1764 ईस्वी के बाद कंपनी ने भारतीय रियासतों में किस ब्रिटिश पद पर नियुक्ति दी थी? रेजिडेंट पदों पर। तो यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। एक बार वापस पढ़ लेता हूं मैं। बक्सर की लड़ाई 1764 ईस्वी के बाद कंपनी ने भारतीय रियासतों में किस ब्रिटिश पद पर नियुक्ति दी थी? रेजिडेंट पदों पर। 27वां प्रश्न देखिए, मैसूर राज्य शासक हैदर अली का शासन कब से कब तक था? शासनकाल हैदर अली का था जो 1782 से 1799 ईस्वी तक। हैदर अली का ये क्वेश्चन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 28वां प्रश्न देखिए, हैदर अली के पुत्र टीपू सुल्तान का शासनकाल क्या था? तो 1782 से लेकर 1799। यह भी इंपॉर्टेंट है। हैदर अली और टीपू सुल्तान दोनों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है अपने समय में। 29वां प्रश्न देखिए, टीपू सुल्तान ने किन विदेशी व्यापारियों से घनिष्ठ संबंध विकसित कर सेना का आधुनिकीकरण किया? फ्रांसीसी व्यापारियों से। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो टीपू सुल्तान ने किन विदेशी व्यापारियों से घनिष्ठ संबंध, मित्रता स्थापित की और अपनी सेना का आधुनिकीकरण किया? तो वो फ्रांसीसी व्यापारी थे, और फ्रांसीसी व्यापारियों से मित्रता करने के कारण ही अंग्रेज उससे नाराज हुए थे। अब हम 30वां प्रश्न देखेंगे, अंग्रेजों की मैसूर के साथ कितने बार व कब कब युद्ध हुए? ये थोड़ा मैंने ऑप्शनल प्रश्न नहीं बनाया है, इसको थोड़ा डिटेल बना दिया है ताकि आपको क्रम से समझ में आ जाए। अंग्रेज और जो आंग्ल मैसूर युद्ध थे वो कितने हुए और कब कब हुए? तो 4 बार हुए। और किन किन के साथ हुए? तो जो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध था वो 1767 से लेकर 1769 तक हुआ, अंग्रेजों और हैदर अली के बीच में हुआ। और फिर मद्रास की संधि स्थापित हुई, मद्रास की संधि की गई। इसमें हैदर अली भारी पड़ा, लेकिन संधि के कारण अनिर्णित घोषित किया गया इसको।
द्वितीय मैसूर आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से लेकर 1784 के मध्य हुआ। अंग्रेजों व हैदर अली के बीच में हुआ। इसमें मंगलोर की संधि हुई थी। 1700 तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से लेकर 1792 तक हुई। इसमें अंग्रेज व टीपू सुल्तान के बीच में युद्ध हुआ था और श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई थी। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 ईस्वी में हुआ था अंग्रेजों व टीपू सुल्तान के बीच में, और टीपू सुल्तान की इसमें मृत्यु हो गई थी और इसका वंश में खत्म हो गया था और वोडियार वंश की स्थापना हुई थी 1799 ईस्वी में। ये प्रश्न दोनों इंपॉर्टेंट है। इससे दो प्रश्न और बन सकते हैं, जैसे 1799 में टीपू की मृत्यु कब हुई, ये प्रश्न आगे आ जाएगा आपके 1799 ईस्वी में, और नए राजवंश वोडियार वंश की स्थापना कब हुई, तो 1799 ईस्वी भी लिख सकते हैं आप, ठीक है ना। 31वां प्रश्न देखिए, टीपू के एक विशालकाय मशीनी खिलौने नकली शेर को कहाँ रखा गया? लंदन स्थित विक्टोरिया एंड अल्बर्ट म्यूजियम। यह मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट कहूंगा इस क्वेश्चन को। टीपू सुल्तान के एक विशालकाय मशीनी खिलौने नकली शेर को कहाँ रखा गया? लंदन स्थित विक्टोरिया एंड अल्बर्ट म्यूजियम में। टीपू सुल्तान की मृत्यु कब और कहाँ हुई? 4 मई 1799 को अपनी राजधानी रंगपट्टनम की रक्षा करते हुए मृत्यु हुई थी। 33वां प्रश्न देखिए, टीपू सुल्तान को शेर ए मैसूर की उपाधि क्यों दी गई? टीपू ने जंगल में निहत्थे शेर का मुकाबला करते हुए कटार से शेर को मार दिया था, इसलिए। उसके हाथ में कटार थी और वो कटार गिर गई, तो पहले तो उन्होंने शेर से मुकाबला निहत्थे किया, उसके बाद में जैसे ही उसके हाथ में कटार आई तो कटार से उसने शेर को मार दिया, इसलिए उसको उपाधि दी गई शेर मैसूर। मैसूर के शाही राज्य से झंडे पर क्या निशान था? शेर का चित्र। तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 35वां प्रश्न देखिए, अंग्रेजों का मराठों के मध्य कौन कौन से व कब कब युद्ध हुए? अंग्रेजों और मराठों के मध्य कब कब युद्ध हुए? तो ये भी मैंने डिटेल बनाया है और क्रम से बनाया है, तो ये आपको याद कर देना चाहिए, रट लेना चाहिए। तो प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1775 से लेकर 1782 में हुआ। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध 1803 से 1805 के मध्य हुआ। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध 1817 से लेकर 1819 के मध्य हुआ, ठीक है ना। तो हम अगला प्रश्न देखते हैं 36वां। मराठा राज्य में सिंधियों का अलग राज्य था, गायकवाड़ का अलग राज्य था, होलकर का अलग था और भोसले का अलग था, और किसी एक सर्वोच्च मंत्री के अधीन एक कन्फेडरेंसी राज्य मंडल के सदस्य थे। यानी जिस प्रकार अपना जो केंद्र शासित अपना जैसे संघीय प्रदेश होता है, जब भारत कैसे है अलग अलग राज्य हैं और ऊपर एक सत्ता चलती है, उसी प्रकार मराठों में भी अलग अलग राज्य, जैसे सिंधिया अलग थे, सिंधियों का राज्य अलग था, गायकवाड़ का अलग होता था राज्य, होलकर का अलग राज्य था, भोसले का अलग था, और इन सब के ऊपर एक जैसे अपने प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति होते हैं उस प्रकार से एक पेशवा बैठता था। तो इनका कन्फेडरेंसी राज्य मंडल का सर्वोच्च मंत्री कौन था? पेशवा था, और सैन्य व प्रशासनिक प्रमुख था वो, और पुणे में बैठता था। यह भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सर्वोच्चता की नीति किस गवर्नर जनरल ने शुरू की थी? लॉर्ड हेस्टिंग ने 1813 से लेकर 1823 ईस्वी तक। तो यह भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सर्वोच्चता की नीति किस गवर्नर जनरल ने शुरू की? लॉर्ड हेस्टिंग ने 1813 से लेकर 1823 ईस्वी तक। 38वां प्रश्न देखिए, अंग्रेजों के खिलाफ कित्तूर कर्नाटक की किस रानी ने आंदोलन छेड़ा? रानी चेन्नम्मा। यह मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद वाला भी मोस्ट है, देखिए 39वां प्रश्न, रानी चेन्नम्मा के बाद किस ने अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन जारी रखा? चौकीदार रायन्ना। मैंने आपको पहले ही बताया था कि आरपीएससी कुछ 25% सवाल ऐसे देती है जिस पर हमारा सिलेक्शन निर्भर करता है। वो इस प्रकार के अलग ही प्रश्न होते हैं जो हमें नॉर्मल कंपटीशन की पुस्तकों में नहीं मिलते हैं, ठीक है ना। 40वां प्रश्न देखिए, अंग्रेजों ने अफगानिस्तान के साथ लड़ाई कब से कब तक की थी? अंग्रेजों ने अफगानिस्तान के साथ लड़ाई कब से कब? 1838 से लेकर 1842 के मध्य। 41वां प्रश्न देखिए, अंग्रेजों ने सिंध को किस सन में अधिकार में ले लिया था? 1843 ईस्वी में। 42वां प्रश्न देखें, अंग्रेज व पंजाब युद्ध कब कब हुए? प्रथम आंग्ल सिख युद्ध हुआ था 1845 से 1846 के मध्य, और द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध हुआ था 1848 से लेकर 1849 के मध्य। विलय की नीति किस गवर्नर जनरल ने अपनाई थी? ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, देख लीजिए, लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी ने विलय की नीति अपनाई थी। 44वां प्रश्न है, यदि कोई शासक की मृत्यु हो जाती व उनके कोई पुरुष वारिस नहीं रह जाता तो उनकी रियासत को कौन सी नीति के अंतर्गत हड़प लिया जाता था?
तो विलय की नीति के अंतर्गत उनके राज्य को हड़प लिया जाता था अगर उनके कोई वारिस नहीं होता तो, पुरुष वारिस नहीं होता तो। 45वां देखिए, विलय की नीति के अंतर्गत कौन सी रियासत कब कब अंग्रेजों ने अपने साम्राज्य में विलय की थी? तो सतारा को 1848 ईस्वी में, संबलपुर को 1850 में, उदयपुर को 1852 में, नागपुर को 1853 में, झांसी को 1854 में, अवध को 1856 ईस्वी में विलय की नीति के अंतर्गत अंग्रेजों ने अपने साम्राज्य में विलय कर लिया था। 46वां देखिए क्वेश्चन, ब्रिटिश इलाके मोटे तौर पर प्रशासनिक इकाइयों में बांटे हुए थे, उन्हें क्या कहा जाता था? प्रेसिडेंसी कहा जाता था। 47वां प्रश्न, प्रमुख प्रेसिडेंसियां कहाँ कहाँ थी व उनके प्रमुख को क्या कहते थे? तो प्रमुख प्रेसिडेंसियां थी बंगाल में थी, मद्रास में थी और मुंबई में थी, और इनके प्रमुख को गवर्नर कहते थे। प्रत्येक प्रेसिडेंसी में एक एक गवर्नर बैठता था। बंगाल, ठीक है ना, तो तीनों प्रेसिडेंसी में 3 गवर्नर थे, और तीनों गवर्नर के ऊपर कौन होता था? गवर्नर जनरल, ठीक है ना। तो 48वां क्वेश्चन है, वॉरेन हेस्टिंग गवर्नर जनरल ने न्याय के क्षेत्र में क्या क्या सुधार किए? प्रत्येक जिले में 2-2 अदालतें, फौजदारी अदालत और दीवानी अदालत उसने शुरू की। 49वां प्रश्न देखिए, वॉरेन हेस्टिंग 1785 में इंग्लैंड लौटा तो उस पर किस प्रकार का आरोप का मुकदमा चलाया गया? महाभियोग लगाया गया वॉरेन हेस्टिंग के ऊपर बंगाल का शासन सही ढंग से नहीं चलाने पर। तो ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 50वां प्रश्न देखिए, 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के तहत किस न्यायालय की स्थापना की गई? सर्वोच्च न्यायालय की। इसमें क्या लिखा हुआ भाई? 1773 वाला रेगुलेटिंग एक्ट के तहत किस न्यायालय की स्थापना की गई? सर्वोच्च न्यायालय, ठीक है ना। भारतीय कानूनों का संकलन जो इन 11 हिंदू पंडितों ने तैयार किया था, उसका अनुवाद अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया? बी हॉल्डेल ने। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप याद कर लीजिए, ठीक है ना। 52वां देखिए, अंग्रेज अपनी सेना को कौन सी आर्मी कहते थे? सिपाही। अंग्रेज, ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बाद के। अंग्रेजी पैदल सिपाहियों द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली भारी बंदूक को क्या कहते थे? मस्केट कहते थे। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, समझ लीजिए इसको। 54वां देखिए, शुरुआती दौर की बंदूक जिसमें बारूद को माचिस से चिंगारी दी जाती थी, उसे क्या कहते थे? मैचलॉक। दक्षिणी अफ्रीका में दास प्रथा का अंत कब हुआ? 1834 ईस्वी में। तो आपने देखा कि मैंने 55 प्रश्न निकाले हैं, उस पार्ट से एक भी प्रश्न नहीं छूटा है, और लेकिन उसमें से कम 10-15 सवाल ऐसे बताए हैं जो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप उसको रट लीजिए। सबको पढ़ना है, सबको याद करना है, लेकिन उनको तो याद करना ही करना है, ठीक है ना। अगर वास्तव में आपको मेरा वीडियो बहुत अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।